हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा 6 चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले तो मैं आपको मार्किंग बता देती हूँ कि देखो ये बुक आपकी टोटल 20 मार्क्स की है, जिसमें से 4 मार्क्स का आपके जो हमने चैप्टर करे हैं प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन आना था प्रैक्टिकल, और 8 मार्क्स का आपका कैश फ्लो में से आता है, जिसमें से 1 मार्क्स का तो आपका थ्योरी मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और एक 6 मार्क्स का पूरा लॉन्ग प्रैक्टिकल आता है। ये थ्योरी आपको हेल्प करेगी जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में उनको अटेम्प्ट करने में, यानी कि इस थ्योरी के थ्रू आप ये 2 नंबर ले सकते हैं, प्लस 6 मार्क्स का जो फॉर्मेट है उसके बारे में भी आप समझेंगे इस थ्योरी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। नाम से ही क्लियर है, कैश फ्लो। फ्लो का मतलब कैश का आना और जाना, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये बताएगी कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश बिजनेस से कंपनी से जा रहा है। ए स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब सोर्सेज कि कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है यानी कि रिसिप्ट, एंड आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब यूजेस कि कहाँ कहाँ पे हम कैश को यूज कर रहे हैं, पेमेंट हो रही है किसकी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एक वर्ड कैश के साथ कैश इक्विवेलेंट भी आया है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ कैश ही हो, कुछ ऐसी भी एसेट्स होती हैं, कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कैश की तरह ही माने जाते हैं, मीन्स ऐसी चीज़ें जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब बिजनेस पूरा का पूरा तो कैश में डिपेंड नहीं हो सकता ना, तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, हमारे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, या अपने 11th में बिजनेस में पढ़े होंगे। उसके बाद हमारा करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए जब हम चाहें। उसके बाद आपको इसी तरह के एग्जांपल हैं जो छोटी मोटी चीज़ें, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जिनकी होती है। लिक्विडिटी मीन्स जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म चीज़ें जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैंने आपको इसके एग्जांपल यहाँ कैश इक्विवेलेंट्स के नीचे दिए हुए हैं, आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक खास बात आपको बताई हुई है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट होता है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है, वो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है ये आप सीखेंगे आगे। बस ये ध्यान रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, अगर हमने किसी से कैश उधार में लिया हुआ है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश का पार्ट नहीं है, वो एक हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। इट इज़ प्रिपेयर्ड, एक आपको 1 मार्क्स में कई बार पूछा जा सकता है कि ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। रिवाइज्ड का मतलब जो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए कोई भी पॉइंट आपको दिया जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो डीपली पढ़ेंगे। टू असर्टेन सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ए एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का ऑपरेटिंग देखिए, फाइनेंसिंग देखिए, इन्वेस्टिंग देखिए, इन सब एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, ये भी सीखेंगे अभी। जिस तरह से रिसिप्ट का पता चलता है, और हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, पेमेंट का भी पता चलता है, एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ पे हमने पैसा लगाया है। और तीसरी बात, हम असर्टेन करते हैं नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट चेंज कैसे पता चलेगा, ये रिसिप्ट है, जितना पैसा आया जितना पैसा गया दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, नेट चेंज। क्लियर है, ये सारा हमें कहाँ से पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंस और यूजेस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी देखिए। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं ये हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स हम शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से आया, कहाँ गया, पैसों के रूप में। कैश बजट बनाने में हेल्प करता है, जो बजट बनाया जाता है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के मैं आज अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आने वाले टाइम में मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। कंपैरिजन कर सकते हैं हम कैश बजट का प्रीवियस के साथ, या जो बजट हमने सेट किया और जो एक्चुअली में हमें अचीव हुआ, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश पेमेंट एंड रिसिप्ट, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हम ट्रेंड भी देख सकते हैं। ट्रेंड का मतलब
कि रिसिप्ट्स बढ़ रही हैं या पेमेंट्स बढ़ रही हैं, इनकम बढ़ रही है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, वो कैश की रिसिप्ट और पेमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं। और ये क्या करता है, इट एक्सप्लेन द डिविडेंड डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग, हमारी अर्निंग्स में डेविएशंस जो भी कमियां आ रही हैं वो भी एक्सप्लेन करता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की कमियां किस वजह से आ रही है, रीज़न बताता है हमारे को। हेल्पफुल इन असरटेनिंग द कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली अलग अलग एक्टिविटीज़ में बताता है कि ऑपरेटिंग में कितना लगा, इन्वेस्टिंग में। देखो मैं एक बार आपको क्लियर थोड़ा हिंट दे देती हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, जो किसी काम को करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मीन्स स्टार्टिंग में आप जब किसी काम को स्टार्ट करते हो, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको बनाना है, वो सारा ऑपरेटिंग है। इन्वेस्टिंग, जो पैसा आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया। फाइनेंसिंग में आप ये शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। तो अलग अलग सेपरेटली हमें तीनों का पता चलता है। हम डिविडेंड डिसीजन ले सकते हैं, हम मैनेजेरियल डिसीजंस ले सकते हैं, और आउटसाइडर्स को भी फ़ायदेमंद होता है। आउटसाइडर्स को कैसे फ़ायदेमंद होता है, इस चीज़ को देख के वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में मतलब क्या हमारा कैश फ्लो, मतलब अगर वो देखना चाहें कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है तो वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बुक में से इन पॉइंट्स को एक बार डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो की थ्योरी की आप सबको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, ध्यान रखेंगे ये बात। लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं। नोट सूटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी, हम लिक्विडिटी को जज नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है वैल्यूज़ को हेरा फेरी भी हो सकती है यहाँ पे। फिर इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, इसमें सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है, नॉन कैश को हम नहीं लेते, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो हम सिर्फ कैश वाली कंपनी के ट्रांजैक्शंस लेंगे। नॉन कैश में जैसे आपका क्या होगा, आपने शेयर डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट किया, या आपने कोई एसेट खरीदी है पर कैश देके नहीं खरीदी, आपने कंपनी के डिवेंचर इशू कर दिए उसके थ्रू, या शेयर्स इशू कर दिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक था ना। तो जहाँ कैश का कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़, वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे नहीं मिलता। एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को ये इग्नोर करता है। नो सब्सिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारे पास कोई सब्सिट्यूट नहीं है, और ये हिस्टोरिकल इन नेचर है, मतलब इसमें कोई भी इतनी खास चेंजेस नहीं की गई हैं। जो पहले से जो चीज़ हम लेते आ रहे हैं बस उसी बेसिस वैल्यूज़ को हम ले रहे हैं, कोई अपग्रेडेशन हम इसकी वैल्यूज़ में नहीं कर रहे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या फ़र्क है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम पास्ट पीरियड के लिए कि कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ। कैश बजट हम बनाते हैं फ्यूचर के लिए। 1 मार्क्स की है थ्योरी इस चैप्टर की, तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको मेन बात बताई गई है कि कैश फ्लो पास्ट पीरियड का बनाया जाता है, और कैश बजट फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कितना पैसा हम उम्मीद लगा रहे हैं कहाँ से आएगा और कहाँ पे खर्च होगा। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया 3 तरह का होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब ये आपका यहाँ से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का ही कंसेप्ट है ये, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट अभी मैं दिखाऊंगी, उस फॉर्मेट में आपको पूरा फॉर्मेट याद करना है, और उस फॉर्मेट में आपका क्या है, ये सारी आइटम्स आपको याद करनी है कि कौन सी आइटम किसके अंदर आती है। जिसको ये आइटम्स याद नहीं होंगी उसको फॉर्मेट याद नहीं होगा, फॉर्मेट याद नहीं होगा तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कभी ठीक नहीं होगा, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपके पास कोई भी आइटम आके पूछा जा सकता है कि ये आइटम ऑपरेटिंग की है, इन्वेस्टिंग की है या फाइनेंसिंग की है। मीन्स आपको पेपर में कोई भी एक आइटम दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि वो आइटम किसके अंडर आएगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आपकी रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। रिवेन्यू मीन्स सेल, जिसके कारण आपकी क्या होती है, बिजनेस की सेल होती है। रिवेन्यू मीन्स बिजनेस की इनकम अर्न करते टाइम जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो कौन सी होती है, ऑपरेटिंग। इसमें से इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों मैंने अलग अलग बताया हुआ है। इनफ्लो मतलब रिसिप्ट, पैसा आया, और पेमेंट। इनफ्लो क्या होगा, गुड्स का बेचना, कहीं से आपको रॉयल्टी मिली, कोई फीस मिली, कोई कमीशन मिला, कोई डेटर्स, डेटर्स का क्या मतलब होता है, उधार में बेचे, इसी तरह BR। आउटफ्लो क्या होगा, गुड्स खरीदे, क्रेडिटर्स की पेमेंट की, बिल्स पेबल, वेजेस, सैलरी, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ध्यान रखना पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, जब तक स्पेसिफिकली आपको कहा ना जाए कि इसको फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में लेना है आप इसको, वरना अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा गया आप इसको हमेशा किस में लेंगे, ऑपरेटिंग में। अब आपको एक बात नीचे कही गई है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये तो नॉर्मल कंपनी के केस में है। अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, लाइक कोई बैंकिंग या म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो उस केस में जो सिक्योरिटीज़ का खरीदना और बेचना, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, वो सारे ऑपरेटिंग में आएंगे, वरना ये
ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की आइटम्स हैं, वो आपको पता चल जाएगा कौन सी आइटम कहाँ जाती है। पर अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो ये बैंकिंग कंपनी में होता क्या है, आपको ही पता है। बैंक में इंटरेस्ट लिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। बैंक में क्या होता है, आपने उसमें सेंट्रल बैंक वाला जब चैप्टर किया था, कमर्शियल बैंक वाला, आपने क्या कहा था कि वो हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज़ को बेचने और खरीदने में। तो वो तो उनका ऑपरेटिंग काम हो गया ना। किसी कंपनी का काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, पर बैंक का काम क्या होता है, बैंक का काम ही यही होता है सिक्योरिटीज़ को बेचना, खरीदना, इंटरेस्ट देना लेना। तो अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज आ जाए तो उसके लिए ये सारी आइटम्स क्या होंगी, ऑपरेटिंग में होंगी। अदरवाइज ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की पार्ट है। फिर आपका आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो की आइटम्स प्लस होती हैं, आउटफ्लो, इसमें प्लस माइनस क्या होगा वो आपको फॉर्मेट से समझाऊंगी, पर यहाँ पे आप डायरेक्ट जान सकते हो जो इनफ्लो वाली आइटम है वो सारी प्लस होंगी क्वेश्चन में, और आउटफ्लो वाली आइटम सारी क्या होंगी, माइनस। इन्वेस्टिंग में क्या हो सकता है, आप इन्वेस्ट क्या कर सकते हो, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी, वो टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी। गुडविल वाला चैप्टर किया था ना कि गुडविल परचेज करते हैं। कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो हमने बेच दी। इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, जो भी चीज़ें मिल रही हैं या एसेट बिक रही हैं वो तो है इनफ्लो, क्योंकि पैसा आएगा। पर अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, वो सारा आपका क्या होगा, आउटफ्लो, और उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद आपका है थर्ड है फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में मैंने आपको क्या कहा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें कैपिटल और बोरोइंग्स में चेंज आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है जिसमें कैपिटल और बोरोइंग्स में क्या आता है, चेंज आता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, ठीक है। बोरोइंग्स हमने किसी से उधार लिए, डिवेंचर एक तरह की बोरोइंग्स है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपनी शेयर्स और डिवेंचर्स की बातें करते हैं। तो यहाँ पे इनफ्लो क्या होगा जो हमें प्लस करना है, इनफ्लो बहुत थोड़ा है पर आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है। देखिए, कोई हमने कैश में शेयर्स इशू करें, कैश वाले लेने हैं सिर्फ, कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले या फिर वो एसेट वाले कोई नहीं लेने, सिर्फ कैश वाले, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कोई हमने डिवेंचर इशू करे, वहाँ से पैसा आया, कोई हमने लोन लिया किसी से, ठीक है, या हमारा मैंने कहा था ना बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट है। पीछे आपको ये चीज़ बताई गई थी ना कैश इक्विवेलेंट के टाइम पे, अगर तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ रहा होगा तब तो प्लस होगा, ठीक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो रहा होगा तब वो क्या होगा, माइनस, क्योंकि बैलेंस बढ़ने का मतलब है हमने बैंक से और लोन ले लिया, ठीक है ना, और पैसा निकाल लिया, और बैलेंस कम होने का मतलब हमने बैंक की पेमेंट कर दी। पेमेंट में आउटफ्लो में क्या क्या आएगा, पेमेंट ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन का मतलब ही पेमेंट होता है, कोई भी शेयर्स की रिडम्पशन की है। पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड एंड प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड, ये बात याद रखिए, प्रपोज डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दो दिए होंगे, एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर। तो आपको कौन से ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जो आप पे कर चुके हो, क्योंकि ये पास्ट रिकॉर्ड पे होता है। अच्छा, इंटरेस्ट आपको कोई पे करना है, कोई आपको मतलब कोई किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, कोई शेयर इशू एक्सपेंस देने हैं। अब कुछ खास बातें हैं, ये ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट दो बार आया है, एक बार रिसीव और एक बार पेड, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो। आपने एक बात नोटिस की, रिसीव वाला तो कहाँ पे था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, पर पेड वाला कहाँ पे आया, फाइनेंसिंग में। तो दोनों अलग अलग उसमें कैटेगरी में गए हैं। अगर आपने देखा होगा जब मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करवाई, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इन्वेस्टिंग में प्लस करवाया था, पर इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सारा आपका कहाँ पे आया है, फाइनेंसिंग में, याद रहेगा। टैक्स को हमने क्या माना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये चेंजेस हैं जो हमारे अभी नए रिवाइज्ड हुआ है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये चेंजेस हुए थे। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे कोई लॉस हो गया, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है ना, वो पैसा भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में। नॉन कैश आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ये उसके दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपके पास। एक नंबर पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि किन्हीं दो नॉन कैश आइटम्स का नाम बताओ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड नहीं होती। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, एक्विजिशन ऑफ एसेट या परचेज ऑफ एसेट बाय इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर्स। आपने डिवेंचर या शेयर्स इशू करके कोई एसेट खरीदी, कैश का कोई लेन देन नहीं है। और कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, ये आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन भी बनानी है, और फेयर नोटबुक में आपको एक इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बनाना है जो मैं समझा देती हूँ, और ये फॉर्मेट आपको प्रेजेंटेशन में भी एक्सप्लेन करना है।
देखिए ये आपका पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आपको करना है, इसके 6 नंबर मिलेंगे। ये पूरा क्वेश्चन देख रहे हो, और ये पूरा क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको क्या होगा, ये फॉर्मेट याद होगा। अब आपकी बुक में क्या होंगे, पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कुछ आइटम्स आपको दी होंगी, आपसे पूछा जाएगा वो ऑपरेटिंग का पार्ट है या फाइनेंसिंग का पार्ट है या इन्वेस्टिंग का पार्ट है। फिर आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस निकालना सिखाया जाएगा। फिर कुछ आएंगे इन्वेस्टिंग के, फिर कुछ आएंगे फाइनेंसिंग के। वो प्रोसीजर है आपको ये चैप्टर समझाने का। पर जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे ना, जिसमें सारा क्वेश्चन इकट्ठा होगा पेपर में, वो वाला क्वेश्चन आता है। शुरू के क्वेश्चन करने क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे 1 बाय 1 आप स्टेप बाय स्टेप ये सीखोगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर का फॉर्मेट देखिए, जो भी कंपनी का नाम है वो लिखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर से बता रही हूँ। ईयर एंडेड जो भी होगा, इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड ही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। नीचे आपको लिखना होगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हैं, 3। यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे। अब ए हेडिंग, ये ABC बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए लिखना भी जरूरी है। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये प्रॉफिट आप निकालेंगे वर्किंग नोट्स में। इस प्रॉफिट को आप कहाँ निकालेंगे, वर्किंग नोट्स में। देखिए वर्किंग नोट्स में निकाला हुआ है। कैसे निकलेगा, आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा इस साल का, करंट ईयर का, उसमें आपको ये चीज़ें प्लस करनी है, नाम याद कर लेना। जनरल रिजर्व या किसी में कोई ट्रांसफर हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस है तो वो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना। इंटीरियम डिविडेंड जो आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन ऑफ द टैक्स मेड करंट ईयर, ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर याद रखना। रीपेमेंट ऑफ टैक्स, कोई टैक्स की पेमेंट की है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ से क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। किस चीज़ की एडजस्टमेंट, कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ये सारी आइटम्स आपको याद करनी है। क्या क्या प्लस करते हैं, देखो डेप्रिसिएशन, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, गुडविल, पेटेंट, इन सब का रिटर्न ऑफ, यानी कि इनकी वैल्यू में जो कमी आ रही है वो। ठीक है, इंटरेस्ट हमने कोई पे किया है, कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इंक्रीज इन प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ये माइनस होंगी, प्लस होंगी सॉरी। और क्या क्या चीज़ें माइनस होंगी, देखो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव यहाँ भी आता है, और कहाँ आता है वो, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव आया था इन्वेस्टिंग में, और जो पेड आया था, ये जो इंटरेस्ट पेड और ये सब चीज़ें, ये कहाँ आई थी, फाइनेंसिंग में। ये 2 जगह होती हैं, ध्यान रखना। गुडविल का रिटर्न ऑफ कहाँ पे आया था, इन्वेस्टिंग में, याद है ना। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, कोई एसेट हमने बेची, लॉस हुआ, सेल हुआ, वो यहाँ आएगा, ध्यान रखना। ये सारी एडजस्टमेंट करके आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, यानी कि ये प्लस माइनस करके आप इसको किसमें प्लस माइनस करोगे, जो आपका प्रॉफिट होगा ना उसमें ये आइटम तो प्लस हो जाएंगी और ये वाली आइटम माइनस। ये प्लस और ये माइनस करने के बाद इसमें से यहाँ पे आपका जो आएगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें आप ऐड करोगे क्या, कोई भी आपको, अभी फिक्स्ड एसेट का तो हमने कर दिया ना, करंट एसेट भी होती है, कोई भी करंट एसेट का अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दोगे, और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दोगे। इसी तरह करंट एसेट का इंक्रीज होना माइनस और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज होना माइनस। यहाँ से आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आ जाएगा, फिर इसमें से आप माइनस कर दोगे इनकम टैक्स जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। अगर प्लस में है तो फ्रॉम, अगर माइनस में आया तो यूज्ड इन लिखा जाएगा। फिर आप लिखोगे बी पार्ट। बी पार्ट में आप क्या निकालोगे, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यहाँ होती है, बी और सी के आइटम्स तो सीधा क्वेश्चन में देख के आपको पता चल जाता है कि कहाँ जानी है। बी में आपका क्या है सारा, देखो पैसा मिला कहाँ से, फिक्स्ड एसेट, चाहे वो आपकी टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो या कोई इन्वेस्टमेंट, या कोई आपको इंटरेस्ट मिला या रेंट मिला, ये सारी आइटम प्लस। जैसे मैंने नोट्स में बताया था वैसे ही यहाँ तक सारी आइटम प्लस है और ये सारी आइटम माइनस। मैं कह रही हूँ ये दोनों फॉर्मेट ईजी है, बस इसको अच्छे से याद कर लेना ऑपरेटिंग वाले को। फाइनेंसिंग में आपको पता है शेयर्स, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है प्लस
और जहाँ जहाँ से पैसा जा रहा है ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, शेयर से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड जहाँ भी पैसा जाएगा वो क्या हो गया, माइनस। तो थर्ड का भी आंसर आ गया। अब एक बात ध्यान देखो, ये है मेन पहले का आंसर, ये है आपका मेन दूसरे का आंसर। ये जो मेन आंसर होगा वो सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा यहाँ पे, जो मेन आंसर, बाकी सारी कैलकुलेशन इसके अंदर होएंगी और यहाँ अंदर की तरफ होंगी, पर जो मेन आंसर आएगा वो बाहर लिखा जाएगा, पहला, दूसरा और ये जो मेन आंसर तीसरे का आ गया तीनों। अब क्या होगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। आप तीनों को क्या करोगे, प्लस, कोई माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। उसमें आपको क्वेश्चन में कैश और कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। आपका जो आंसर आया है तीनों को प्लस करके, उसमें बिगिनिंग वाला प्लस कर दोगे, आपका आंसर मैच हो जाएगा। कैसे, आपका एंडिंग का आ जाएगा और ये आंसर आपका जो क्वेश्चन में आपको आइटम्स दी होंगी ना, बैलेंस शीट के एंडिंग आंसर से मैच होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन ठीक है। तीनों के आंसर को प्लस करोगे, तीनों के आंसर को प्लस में उसमें बिगिनिंग का कैश ऐड कर दोगे। कैश के दो बैलेंस होंगे, एक बिगिनिंग एक क्लोजिंग। बिगिनिंग का ऐड करने के बाद अगर वो क्लोजिंग के इक्वल आ गया तो यानी कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट अच्छे से करना है, यहाँ तक कि आपको प्रेजेंटेशन भी बनानी है, उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।